भाई आज के ना टाइम पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इतने सारे सेविंग्स अकाउंट ऑफर करते हैं और ना इन सारे सेविंग्स अकाउंट में से आपने एक अकाउंट को डिजिटली ओपन कर सकते हो जिसका ना नाम है डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट। और इस अकाउंट के अलावा जितने भी बाकी अकाउंट्स हैं आप उन्हें डिजिटली ओपन नहीं कर सकते हो। आपको ना इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपने कैसे घर बैठे डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर सकते हो। और बहुत सारे लोग इस अकाउंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने टेंशन मत लो, वीडियो के एंड होने तक मैं ना आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ से आप ना मुझे अपना 5 मिनट का टाइम दो, जिसके बाद आपने इजिली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना ना एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट को ओपन कर पाओगे। अब अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने ना आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हो आपने इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है और ओपन करते ही आपने इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको ना नीचे में ओपन योर सेविंग्स अकाउंट इंस्टेंटली का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे फोन का परमिशन मांगेगा जो ना आपको अलाउ कर लेना है। और अलाउ करने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करने के लिए अपने ना फोन नंबर सिलेक्ट करना है, आप सिम 1 से अकाउंट ओपन करना चाहते हो या फिर सिम 2 से अकाउंट ओपन करना चाहते हो। और ध्यान रहे आप ना वही नंबर देना जो ना आपके आधार कार्ड से लिंक हो और साथ ही उस पर ना रिचार्ज भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको ना अपना सिम चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको ना टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। अब क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे एसएमएस का परमिशन मांगा जाएगा जो ना आपको अलाउ कर देना है और आपने इस इंटरफेस पे आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ी देर वेट करना है और वेट करने के बाद आपका ना एसएमएस ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए एक टाइम 149 प्लस 18% जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है और आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इंडिया के बाहर किसी और देश का टैक्स भरते हो, तो यहाँ पर ना नो कर लेना और आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब इस पेज पर आपको अपने डॉक्यूमेंट के डिटेल्स डालना है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। अब इसके नीचे फिर से आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेना है और सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपके ना मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा जो कि ना आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे आ जाओगे जहाँ पर ना 5 स्टेप में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब यहाँ पर आपको ना सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना और आपने इस इंटरफेस पे आ जाओगे जहाँ पर ऑलरेडी आपका नाम और आपका फोटो आपके आधार कार्ड से फैच हो गया होगा और ना बाकी की डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ना अपना मदर मेडन नेम बताना है, मतलब शादी के पहले जो आपकी माँ का नाम था वो ना आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब इसके नीचे आपको ना अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम डाल देना है और अगर जो आप चाहो तो आपने नहीं भी डाल सकते हो, ये ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके नीचे आपको ना यहाँ पे अपना मदर नेम एंटर कर लेना है और मदर नेम एंटर करने के बाद इसके नीचे में आपको ना अपना फादर नेम एंटर कर लेना है और फादर नेम एंटर करने के बाद जैसा आपका पैन कार्ड पे आपका नाम है वो ना आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। अब ऊपर के सारे डिटेल्स डालने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और इसी ईमेल आईडी पे आपका ना एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आपको ना सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके ना ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा जो कि ना आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। आप ना नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आपने देख सकते हो हमारा ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। अब ना यहाँ पे हमें पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस पे क्लिक कर लेना है और आप ना नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके आधार कार्ड से आपका ना परमानेंट एड्रेस डिटेल्स फैच हुआ होगा और यहाँ पर आपको ना ऊपर में फॉर्म 60 डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब ये ना उन लोगों के लिए है जिनके पास ना पैन कार्ड नहीं होता है। अगर जो आपके पास पैन कार्ड है तो आपने इस बॉक्स को टिक नहीं करना और अगर जो आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना कम्युनिकेशन एड्रेस डाल सकते हो, या फिर अगर जो आपका दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपने इस बॉक्स को टिक करके सेव कर लेना। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ना 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब ना हमें यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली नॉमिनी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। आपने नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो यस कर लेना और नहीं करना चाहते हो तो नो क्लिक करके सेव कर लेना। अब मेरे केस में मैं ना नॉमिनी डिटेल ऐड करने वाला हूँ। अब नॉमिनी ऐड करने का बेनिफिट ये होता है अगर जो फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए तो मेरा नॉमिनी मेरे अकाउंट को हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने नॉमिनी का नेम एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है। अब इसके नीचे आपको ये बताना है आपके ना नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, मदर फादर डॉटर सन जो भी अपने हिसाब से आपने सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस डिटेल्स एंटर कर देना। अब इसके नीचे आपका नॉमिनी जहाँ पे भी रहता है वहाँ का ना पिन कोड एंटर कर देना है। अब सारी डिटेल्स को भरने के बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब तक हमने ना 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। अब ना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो आपको ना यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेना है और आपने इस पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ना नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ना अपना मैरिटल स्टेट बताना है, आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, विडो हो,
आपने अपने हिसाब से अपना मैरिटल स्टेट सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद आपको ना अपना ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है। अगर जो आप जॉब करते हो तो आपने सैलरी सिलेक्ट कर लेना, या अपना खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेना, या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कर लेना, या फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद आपको ना बताना है आपका ना ग्रॉस एनुअल इनकम कितना है, मतलब आप ना साल का कितना कमा लेते हो, तो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। अब इसके बाद नीचे में आपसे ना आपका एजुकेशन लेवल पूछा जाएगा, मतलब आपने ना कहाँ तक पढ़ाई की है। अगर जो आपने 10वीं तक भी पढ़ाई नहीं की है तब ना बिलो मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लेना। अगर जो आपने 10वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है तब ना मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लेना। और अगर जो आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो तब ना अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना। अगर जो आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तब ना ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर एजुकेशन लेवल डालने के बाद आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो, तो आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि बैंक ने पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना है। आप ना नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ना 4 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ना हमें यहाँ पे लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना है। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पे आपसे बोला जाएगा आपका जो भी सरकारी पेंशन है क्या आप इस अकाउंट में लेना चाहोगे। अब मेरे हिसाब से आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है सरकारी काम कितने धीरे होते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते आपने यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ना कंफर्म पे क्लिक कर देना है और आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आपको ना आपके सारे डिटेल्स दिख रहे होंगे। अगर जो कुछ गलत है तो आपने यहाँ से एडिट कर सकते हो, या फिर अगर जो सारे डिटेल्स सही है तो आपने इन दोनों ही बॉक्स को टिक करके यहाँ पर ना कंफर्म पे क्लिक कर लेना। अब क्लिक करते ही आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे जहां पर आपको अपना न्यू एमपिन सेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एमपिन डाल देना है और उसी एमपिन को आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर कर देना है। उसके बाद सेट पिन पे क्लिक कर देना है। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको ना बेसिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर जो इन फ्यूचर में आप एमपिन को भूल जाते हो तो आपको ना एमपिन को रीसेट करते वक्त इन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, जिसके बाद आप इजिली एमपिन को रीसेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने अपने हिसाब से आंसर देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। आपने नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई करने के लिए आपके ना आधार कार्ड लिंक नंबर पे एक ना ओटीपी गया होगा, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और आप ना नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे जहां पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कस्टमर नेम दिख रहा होगा, कस्टमर आईडी दिख रहा होगा और उसके नीचे आपको ना आपका अकाउंट नंबर दिख रहा होगा और भी ना सारे डिटेल्स दिख रहे होंगे। तो आपको ना सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एमपिन एंटर करने का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहाँ पर ना अपना एमपिन एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आप ना नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे जहाँ पर आपको ना डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स बताए जाएंगे। अब यहाँ पर आप ना एड फंड करके अपने यूपीआई से 200 का इनिशियल फंडिंग कंप्लीट कर लेना। इनिशियल फंडिंग कंप्लीट करने के बाद आप ना होम पेज पे आ जाना जहाँ पर आपको ना आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट बैलेंस शो हो रहा होगा। अब तक हमने ये देखा हमने अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अब ना हम बात कर लेते हैं कुछ कंफ्यूजन की जो ना अक्सर लोगों को रहता है। अब आपका ना ये डीजी स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट 1 साल के लिए वैलिड रहता है और 1 साल के बाद आपका ना अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपको ना 1 साल के अंदर इस अकाउंट का केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको ना इनके पोस्ट ऑफिस बैंक पे जाना पड़ेगा या फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा, जहाँ से आपने अपना केवाईसी कंप्लीट करा सकते हो। और केवाईसी कराते वक्त आपको ना अपने डिजिटल स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट को रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड कराना पड़ेगा और ना अपग्रेड कराने के बाद ही आपने एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। अगर जो आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में अपग्रेड नहीं कराते हो तो आप ना यूपीआई पेमेंट्स नहीं कर सकते हो। आपको ना यूपीआई को यूज करने के लिए डिजिटल स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट को अपग्रेड करना पड़ेगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में। और अगर जो आप इस अकाउंट को 1 साल तक अपग्रेड नहीं करते हो तो आप ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से बिल पेमेंट्स कर सकते हो और ना 10,000 तक का हर महीने शॉपिंग कर सकते हो ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट। और ना ई कमर्शियल शॉपिंग करने के लिए आपको इनका वर्चुअल डेबिट कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा। इसका ना एनुअल और इशुएंस फी है 25 रुपए प्लस जीएसटी। और लास्ट में आप ना डिजिटल स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल बैंकिंग से आप ना पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स में पैसा भेज सकते हो, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना या ना फिर पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में। और भी ना बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं जहां पर ना आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। होप सो गाइस ये वीडियो ना आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर जो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। हमें ना बहुत जल्दी हिट करना है 100K सब्सक्राइबर। और अगर जब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी ना डाउट है तो आप ना मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ना मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड कल मिलते हैं।